हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस स्पेशल ऑडिट। आज हम विशेष अंकेक्षण डिस्कस करेंगे। देखिए, स्पेशल ऑडिट में जो नेशनलाइज्ड बैंक होती हैं, बैंकिंग कंपनी हैं, कॉलेजेस हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और होटल वगैरह होते हैं, तो इनका ऑडिट किया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों पर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के प्रावधान अप्लाई होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में 2013 के प्रावधान अप्लाई होते हैं। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऑडिट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अंकेक्षण को ये देखना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बनाया गया आर्थिक चिट्ठा और लाभानी खाता बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं नहीं। ऑडिटर को इस बात का पता लगाना चाहिए कि उसकी नियुक्ति कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। ऑडिटर को अपना जांच कार्य प्रारंभ करने से पहले ये देखना चाहिए कि बैंकों में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस लेवल पर बनाई गई है, क्योंकि इसी प्रणाली के आधार पर वह अपनी जांच का क्षेत्र निर्धारित करता है। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि बैंक के अन्य बैंकों में विनियोग कितने हैं। विनियोगों से प्राप्त आय का प्रमाणन करना चाहिए, जो कि अंतिम दिन तक प्राप्त हो जाए। उसे पुस्तकों से मैचिंग करके देख लेना चाहिए। हर वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षक को खुद उपस्थित होकर जो कैश इन हैंड है और जो विदेशी मुद्रा है उसका फिजिकली वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर पॉसिबल ना हो तो ऑडिटर को चाहिए कि वह बैंक को ये ऑर्डर दे कि अंतिम तिथि को बची हुई रकम को स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक में जमा करा दे और उन जमा की गई रसीदों का प्रमाणन करें। ऑडिटर को साथ में ये भी देखना चाहिए कि दिए गए ऋणों की जमानत पर जो भी सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए। सभी ऋणों को पूर्णतया सुरक्षित कर लिया गया है नहीं, इसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए। बैंक अपने ग्राहकों को जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके प्रतिफल स्वरूप बैंकों को कुछ कमीशन मिलता है, तो इस कमीशन के बारे में भी उसको उचित जांच रखनी चाहिए। अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि बैंकों में जो डिफरेंट टाइप के अकाउंट खोले गए हैं वे सभी प्रॉपर मेथड से खोले गए हैं। बैंकों को जो चेक बैंक ड्राफ्ट के अंतिम दिन देर से प्राप्त हुए उनका वेरिफिकेशन करना चाहिए और आगामी वर्ष की प्रारंभिक प्रविष्टियों से उनका मिलान करना चाहिए। ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि बैंकों ने नॉन बैंकिंग असेट्स के अंतर्गत उन सभी चल और अचल संपत्तियों को दिखाया है या नहीं दिखाया है जिन्हें बैंक ने अपनी राशि वसूल करने के संबंध में प्राप्त किया है। बैंक के किसी भी उत्तरदायी अधिकारी के पास पासबुक पर 6 माह में कम से कम एक बार जरूर सिग्नेचर होने चाहिए। इसलिए ऑडिटर को कुछ पासबुकों की रैंडमली जांच करनी चाहिए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि पूंजीगत खर्चों को राइट ऑफ किए बिना डिविडेंड का पेमेंट तो नहीं कर दिया गया है। लास्ट में ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट में इन बातों पर प्रकाश डालें, जैसे बैंक के सभी कार्य एक्ट के अकॉर्डिंग किए गए हैं, बैंक से मांगे गए सभी स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं, शाखाओं के प्राप्त विवरण उचित हैं, लाभानी खाता और चिट्ठा विधान के अनुसार बनाया गया है और वह आर्थिक दशा का सही चित्र प्रस्तुत करता है। इसी टाइप से एक कॉलेज के खातों का ऑडिट करने के लिए भी ऑडिटर नियुक्त किए जाते हैं। शिक्षा संस्थाएं जिनमें हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को शामिल करते हैं और इन संस्थाओं के लिए ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन ऑडिटर की जो ऑडिट है उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्था का ऑडिट करवाने के लिए कहते हैं। राजकीय शिक्षण संस्थाओं और अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं का अनिवार्य अंकेक्षण गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की स्थापना एक विशेष अधिनियम या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत होती है, तो ऑडिटर को इन अधिनियमों की व्यवस्था और प्रावधानों का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, तभी उसे पता चल पाएगा कि संस्थाएं नियम के अकॉर्डिंग खाते रखती हैं नहीं रखती हैं। निजी शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो टाइम पर प्रस्ताव पारित कर संस्था का संचालन करती है। इस संबंध में अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रबंध समिति का गठन विधान के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है और उसकी कार्यवाही पुस्तक का अध्ययन कर ये भी पता लगाना चाहिए कि जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं के जो आय के स्रोत हैं, जैसे विद्यार्थियों से फीस, दान, चंदा, राजकीय सहायता, संपत्ति और विनियोगों से प्राप्ति, इनका सबका गहन अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही
जो व्यय की मदें हैं उनका ऑडिट करनी चाहिए। शिक्षित संस्थाएं विभिन्न मदों पर धन व्यय करती हैं, उनका अंकेक्षण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे संस्था में किए गए स्थापना व्यय का प्रमाणन संबंधित प्रमाणकों की सहायता से करना चाहिए। अगर किसी मद पर ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है तो उसकी जाँच बहुत सूक्ष्म तरीके से एविडेंस के बेसिस पर करनी चाहिए। अंकेक्षक को सभी पूंजीगत व्ययों का प्रमाणन प्रबंध समिति की कार्रवाई पुस्तक के आधार पर करना चाहिए। संस्था के कर्मचारी की भविष्य निधि में हर माह राशि जमा हो रही है नहीं हो रही है, उसका लेखा समय पर किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इनकी जांच भी अंकेक्षक को करनी चाहिए। विद्यार्थियों को दी गई स्कॉलरशिप की जांच छात्रवृत्ति रजिस्टर से करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि रजिस्टर पर रिसीवर के सिग्नेचर और गवाह के सिग्नेचर हैं या नहीं। विद्यार्थियों के जो एंट्री होती है उसके समय ली गई कॉशन मनी जमा कराई जाती है, तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि क्या छात्र इस विद्यालय द्वारा विद्यालय छोड़ने पर उसे वो कॉशन मनी वापस की जा रही है या नहीं की जा रही है। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि संस्था की संपत्तियों पर उचित ह्रास लगाया गया है और संभावित दायित्वों के लिए पर्याप्त प्रोविजन किया गया है। इन बातों के अलावा भी अंकेक्षण को शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। संस्था में पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में अंतर स्पष्ट किया गया है या नहीं, इसका सही लेखा किया गया है नहीं, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षण को ये भी देखना चाहिए कि स्टोर पर आंतरिक उचित नियंत्रण है या नहीं। अगर संस्था के पास होटल है तो वहाँ वस्तुओं की क्रय करने के संबंध में संतोषजनक आंतरिक प्रणाली है या नहीं। अगर कोई बाकियाँ हैं तो वो बहुत समय से वसूल नहीं हो पाई हैं तो उनके ओर प्रबंधकों को ध्यान दिलाना चाहिए। इसी प्रकार से एक बीमा कंपनी के खातों का अंकेक्षण करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। भारत में 2 प्रकार की बीमा कंपनियां पाई जाती हैं। एक होती है जीवन बीमा कंपनी, दूसरी जिसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया, जिसका अंकेक्षण ऐसे व्यक्ति से कराया जाता है जो अंकेक्षक बनने की योग्यता रखता है। इसकी नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। अंकेक्षक का पारिश्रमिक जो होता है वो भी केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। दूसरे हमारे होते हैं अन्य बीमा, जैसे अग्नि बीमा, समुद्र बीमा, दुर्घटना बीमा, जिन पर बीमा कंपनी एक्ट 1938 लागू होता है और इस अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार इन कंपनियों के लावानी खाते और चिट्टे के संबंध में कुछ बातें होती हैं। चिट्टा और लावानी खाता क्रमशः अधिनियम की पहली अनुसूची के दूसरे भाग और दूसरी अनुसूची के दूसरे भाग के अनुसार बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के बीमे के लिए अलग अलग रेवेन्यू खाते तैयार किए जाने चाहिए जो एक्ट के 3य अनुसूची के भाग 2 के अनुसार होने चाहिए। इसके साथ ही उसे आय की जांच करनी चाहिए, व्यय की जांच करनी चाहिए। आय की जांच में कंपनी की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो पॉलिसियों पर प्रीमियम की राशि पर होता है। अंकेक्षक को इनका मिलान पॉलिसी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो भी हमने पॉलिसी जब्त की है उस पर प्राप्त प्रीमियम को उपयुक्त प्रीमियम में तो शामिल नहीं किया गया है। अगर दोबारा से कोई बीमा किया गया है तो उसे संबंधित अनुबंध को देखकर प्रीमियम की राशि का पता लगाना चाहिए। इन कंपनियों में खर्च की गई सबसे बड़ी राशि दावों की स्वीकृति पर दी जाती है, तो अंकेक्षक को दावों में किए गए भुगतान की जांच दावों के रजिस्टर और रोकड़ वही से करना चाहिए। एजेंटों को दिए गए वेतन, कमीशन, भत्तों की जांच, उनके साथ किए गए अनुबंध, उनसे प्राप्त रसीदों से करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कमीशन की जो रेट है वो अधिनियम के अकॉर्डिंग है या नहीं। दिए गए बोनस की जांच बोनस रजिस्टर से करनी चाहिए। अंकेक्षक को अदत्त दावों का समायोजन किया गया है नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही और भी मदें होती हैं, जैसे वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अंकेक्षक को नकद रोकड़ शेष और प्रतिभूतियों का सत्यापन स्वयं उपस्थित होकर करना चाहिए। प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश का सही लेखा हुआ है नहीं, इनकी भी जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कुछ चुने व्यक्तियों का संघ होता है जो अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, पारस्परिक सहयोग की भावना से कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मतलब होता है सहकारी समिति के व्यवहार, नीतियाँ, कार्यविधि की जांच और इस उद्देश्य से करना कि वे वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करती हैं नहीं, सहकारिता के सिद्धांतों का ये पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ अंकेक्षक को पर्याप्त जांच तो करता ही है, साथ में ये भी सुझाव भी समिति के संबंध में देता है, जैसे वित्तीय स्थिति का ज्ञान, व्यवहारों के औचित्य का ज्ञान, सदस्य के हितों की रक्षा, आदेशों एवं नियमों का पालन, समिति को उचित सुझाव। तो अंकेक्षण का ये उद्देश्य होता है कि अंकेक्षक समिति को ऐसे सुझाव दे ताकि समिति अपना आदर्श
रूप प्रस्तुत कर सके। सहकारी समितियों का ऑडिट करते समय अंकेक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षक को समिति के नियम उपनियमों का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि समिति इन नियमों का कहाँ तक पालन कर रही है। समिति के प्रबंध कार्यकारिणी जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, उनके अधिकार कर्तव्य कितने हैं, समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, उनकी पूंजी, उनकी सभाओं के कार्य वितरण की गहन जांच करनी चाहिए। सदस्य द्वारा जो ऋण और ब्याज का भुगतान किया जाता है उसकी जांच रसीदों एवं सदस्य के रजिस्टर से करनी चाहिए। सदस्यों में वितरित लाभांश को उसके संबंध में बनाए गए नियमों के आधार पर जांच करनी चाहिए और लाभांश के भुगतान का प्रमाणन लाभ पत्रों और प्राप्त की गई रसीदों से करने चाहिए। ये देखना चाहिए कि संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन सही किया गया है, नहीं किया गया है। जो सूचनाएं समय समय पर रजिस्ट्रार को भेजनी होती हैं वो भेजी गई हैं या नहीं भेजी गई हैं। अगर अधिकारियों के मिलने वाले या रिश्तेदारों को कोई ऋण दिया गया है तो उसकी जांच विशेष रूप से करनी चाहिए। इसी टाइप से एक होटल का अंकेक्षण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि होटल के व्यवहारों से संबंधित कौन कौन सी लेखा पुस्तक रखी जाती हैं और लेखों के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कैसी है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करते समय अंकेक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। होटल के कर्मचारियों और रोकड़ियों द्वारा प्राप्त नकदी के संबंध में लेखा किस प्रकार किया जाता है। भोजन, भंडार सामग्री, शराब और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दिए गए आदेश और प्राप्ति और भुगतान के संबंध में लेखे किस प्रकार रखे गए हैं। ग्राहकों से जो राशि ग्राहकों से जो राशि अतिरिक्त सेवाओं के लिए ली गई है उनका लेखा किस प्रकार रखा गया है। ग्राहकों से विभिन्न मदों के लिए प्राप्त राशि का लेखा और दी गई वस्तुओं का लेखा किस प्रकार किया जाता है। ग्राहकों से प्राप्त रकम की जांच रोकड़ बही और खिड़की खाता बही से करनी चाहिए और खिड़की खाता बही से अव्यक्तिगत लेखों की जांच करनी चाहिए। ग्राहकों से प्राप्त राशियों को ग्राहक पुस्तिका और रसीदों के प्रतिरूप और उन्हें जारी किए गए बिलों से करनी चाहिए। अगर कोई अदत्त राशियां हैं तो उनका मिलान सामान्य खाता बही के खातों की बाकियों से करना चाहिए। किराए पर दिए गए सामान से प्राप्त आय की जांच करनी चाहिए। बार और बिलियार्ड की प्राप्तियों की जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि पूंजीगत व्यय और लाभगत व्यय में कितना अंतर है। क्रय खाता बही के खातों की गहन जांच करनी चाहिए और उनके लेखों से लेनदारों के खातों के अंतिम शेषों और लेनदारों से प्राप्त हुए चारों विवरण से मिलान करके उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। अंकेक्षक को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि होटल में फर्नीचर, पंखे, बर्तन, क्रॉकरी आदि के लिए उचित राशि की व्यवस्था की गई या नहीं। होटल द्वारा जो भिन्न भिन्न सामान के लिए स्टॉक सूची बनाई जाती है उन सब की जांच बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि चिट्ठी में दी गई संपत्तियाँ और दायित्व ठीक है। Thank you very much, students.